हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, जो स्टार्ट हुआ है 1919 में और एंड हुआ 1924 में। बहुत फैक्चुअल डेट्स आप सबको ये पता होंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड को, कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या इसके रिजल्ट्स रहे। तो सबसे पहले इसकी इंट्रो देखते हैं। जैसा आपको एक चीज़ याद रखनी है इसमें, सबसे पहले जो खिलाफत मूवमेंट है ये एक रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, किस तरह का मूवमेंट है ये, एक रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट। और इसको स्टार्ट किसने किया था? बाय इंडियन मुस्लिम्स, ये तो सबको पता होगा, स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, देखते हैं इसका गोल क्या था। इसका गोल था प्रोटेक्ट करना पावर और रिस्पेक्ट को। किसकी पावर और रिस्पेक्ट को? खलीफा ऑफ द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो समझते हैं खलीफा कौन था जिसकी पावर और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में स्टार्ट किया गया था। बहुत सिंपल शब्दों में हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर कौन होते हैं संचालक? जो धर्म को चलाते हैं, धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने हिंदू रिलीजन में शंकराचार्य होते हैं, शंकराचार्य जो धर्मगुरु जिनको आप कहते हैं हिंदू रिलीजन में। ठीक है, सिमिलरली क्रिश्चियनिटी में आपको कौन देखने को मिल जाते हैं? पोप। ठीक है, इसी तरह से किसी टाइम पे मुस्लिम रिलीजन में खलीफा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे मुस्लिम रिलीजन में? खलीफा। ठीक है, जो मुस्लिम रिलीजन्स के टर्म्स एंड कंडीशन को बताते थे और उनके रूल्स को बताते थे, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो यानी कि सबसे बड़ी उपाधि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद मुस्लिम्स जो थे वो किसको मानते थे? खलीफा को मानते थे। ऑब्वियस है, तो उनका गुस्सा होना, एंग्री होना तो बनता था। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, खलीफा की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑटोमन अंपायर जब खतरे में पड़ गया उस टाइम पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में भी प्रोटेस्ट किए गए। ठीक है, इतना सबको समझ आया होगा। और बाद में खिलाफत मूवमेंट जो है ये एक वे बन गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करने का इंडिया में। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। अब समझते हैं इसकी बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिटेल में। तो बैकग्राउंड स्टार्ट होती है वर्ल्ड वार फर्स्ट से। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। 1914 में स्टार्ट हुआ ये 28 जुलाई को। ठीक है, और कब तक चला? 1918 में 11 नवंबर तक ये वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो युद्ध था या वार थी ये चली। ठीक है, ये याद रखोगे। और वार जो है दो साइड्स के बीच में होती हैं। देखते हैं वो दो साइड्स कौन थी, कौन कौन सी कंट्रीज उन साइड्स में इन्वॉल्व थी। ये वार हुआ था एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में। ठीक है, एलाइड पावर्स में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और 1917 में यूएसए भी एलाइड पावर्स के साथ ज्वाइन हो गया था। और सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑटोमन अंपायर और बुल्गारिया। इन दो साइड्स के बीच में ये वार चला था। ठीक है, अब रीजन क्या था? रीजन यही था कि एलाइड पावर जो थी वो डिफीट करना चाहती थी सेंट्रल पावर को, और सेंट्रल पावर अपने पावर्स को एक्सपैंड करना चाहती थी। ठीक है, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहती थी। बट ये तो कंप्लीट बैकग्राउंड इसका नहीं है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, तो ये हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं करता है, इसको बस आप इतना ही समझिए। तो आगे मूव करते हैं। अब हुआ क्या, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सेंट्रल पावर हार गई तो समझौता कुछ ट्रीटीज के बेसिस पे हुआ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे हुआ। तो उनमें कुछ ट्रीटीज हुई, जैसे जर्मनी के साथ ट्रीटी हुई, जर्मनी जब हार गया उनके साथ ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, इसी तरह से ऑटोमन अंपायर के साथ भी एक ट्रीटी की गई। ठीक है, समझते हैं वो ट्रीटी क्या थी। ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे और उसके रिजल्ट क्या रहे। अब पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरस क्या थी। ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई थी 1920 में। ठीक है, तो इसमें डिसाइड किया गया, बिकॉज आपने देखा जैसे ऑटोमन एम्पायर भी हार गया था तो ये ट्रीटी उसी वजह से हुई थी। तो डिसाइड किया गया कि ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड किया जाएगा, जिसके कुछ एरियाज, कुछ मेन एरिया जो थे उनका कंट्रोल ब्रिटेन और फ्रांस के पास दे दिया जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस ने ले लिया इनका कंट्रोल, और सुल्तान की पावर को रिड्यूस किया जाएगा। अब जो ग्रीस को था वो इजमीर वाला पोर्शन ग्रीस के हवाले कर दिया गया। ठीक है, और इसी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम जो थे उनमें क्रोध भर गया, एंग्री हो गए। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। रीजन बनता था उनका एंग्री होना, बिकॉज उनका खलीफा जो था वो खतरे में था। ठीक है,
अब इसी दौरान क्या होता है, एक पर्सनैलिटी है मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, ठीक है, यह है मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क। ये इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है तुर्की के अंदर चला देते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो उन्होंने एक वार लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, तुर्की को बचाने के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब वो वार जीत जाते हैं तो तुर्की जो है एक सेकुलर रिपब्लिक तुर्की बन के उभरता है, ठीक है, और वो वार जीतने के बाद जो है एक ट्रीटी ऑफ लोसेने जो है साइन की जाती है 1923 में, जिसकी वजह से मॉडर्न तुर्की जो है फिर फॉर्म होता है। बिकॉज आपने देखा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क ने, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि फॉरेन कंट्रोल खत्म हो गया, यानी जो कंट्रोल ब्रिटिशर्स का और फ्रांस का कुछ रीजन्स में था वो खत्म हो गया। सुल्तान एंड खलीफा भी जो उपाधि थी सुल्तान की या खलीफा की, वो क्या होगी, एबॉलिश हो गई। क्या होगी, एबॉलिश होगी। ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। और तुर्की बन गया एक सेक्युलर रिपब्लिक तुर्की। अब समझते हैं आज के टाइम की कुछ कंट्रीज जो प्रीवियस टाइम में ऑटोमन एम्पायर्स में थी। वो थी तुर्की, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टीन, ग्रीस, लीबिया, इजिप्ट। ये कुछ कंट्रीज थी उस टाइम जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थी। तो आपने देखा जब वर्ल्ड वार फर्स्ट में ऑटोमन एम्पायर हार गया तो इस तरह से उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया गया था और जिसके कुछ पार्ट ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में आ गए और इज़मीर वाला जो पार्ट था वो ग्रीस के कंट्रोल में दे दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें बाद में बदली, जैसे इज़मीर को बाद में वापस करना पड़ा। जैसे आपने देखा अतातुर्क ने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था उसके बाद इज़मीर को भी जो था वो ग्रीस को वापस लौटाना पड़ा था, ठीक है, ग्रीस को वो चीज़ें वापस देनी पड़ी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें बदली थी बट हम उतना इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस हम आपको सिर्फ इस जो पोर्शन हमने पढ़ा हम इसको आपको खिलाफत मूवमेंट के साथ लिंक करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद तुर्की डिफीट हो गया, यानी ऑटोमन अम्पायर जो था वो डिफीट हो गया ब्रिटिशर से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अलाइन पावर से। तो खलीफा यानी सुल्तान ऑफ तुर्की जो थे वर्ल्ड वाइड खलीफा के नाम से जाने जाते थे। मुस्लिम्स के लिए स्पिरिचुअल हेड्स थे वो, मुस्लिम्स के लिए क्या थे, स्पिरिचुअल हेड, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920 में जो हुई उसके बाद से जो काफ़ी हार्श टर्म्स जो थी इम्पोज की गई तुर्की पे, और ये सारी चीज़ें मुस्लिम्स को पसंद नहीं आई और पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव थे प्रोटेक्ट करना ऑटोमन खलीफा को और उसकी रिलीजियस अथॉरिटी को, प्रोटेस्ट करना अगेंस्ट अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ तुर्की बाय द ब्रिटिशर्स, और पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली इंडियन मुस्लिम्स को यूनाइट करना। ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव रहे। अब इंडिया के अंदर जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके जो मेन लीडर्स कौन थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेन लीडर्स थे अली ब्रदर्स, ठीक है, जिनका नाम था मोहम्मद अली जुहार और मौलाना शौकत अली। इसी दौरान 1919 में इंडिया में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी, ठीक है, जिसको 1919 में बनाया गया बॉम्बे के अंदर। अब शुरुआती दौर में इसको अली ब्रदर्स ने बनाया तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो भी कौन थे, शौकत अली थे। और मेन लीडर रहे मोहम्मद अली, शौकत अली, और अदर लीडर्स थे जैसे अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है, और इनकी सपोर्ट में आए महात्मा गांधी जी, ठीक है। एंड लिंक्ड इट विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और 1920 में खिलाफत मूवमेंट को लिंक कर दिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। रीज़न क्या था गांधी जी का खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने का, टू क्रिएट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ये चीज़ समझते थे कि अगर हम इस टाइम पे मुस्लिम्स की सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमारे साथ जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होंगे और एक यूनिटी के साथ जो है वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या मेथड्स थे प्रोटेस्ट करने के, बायकॉट करना ब्रिटिश गुड्स को, ठीक है, बायकॉट करना ब्रिटिश स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कोर्ट को, पब्लिक मीटिंग्स कंडक्ट कराई गई, हड़ताल्स किए गए और प्रमोट किया गया स्वदेशी और खादी को, ठीक है। ये कुछ मेथड्स थे प्रोटेस्ट करने के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब इसमें टाइमलाइन क्या रही, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1919 में क्या हुआ, आपने देखा बहुत सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है, एंगर लोगों में जाग गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, आपने देखा इसके बहुत सारे इम्पैक्ट रहे थे। राउलेट एक्ट भी आपको 1919 में देखने को मिला और जलियांवाला बाग भी, ठीक है। और 1920 में गांधी ने ज्वाइन किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया और लिंक किया इसको खिलाफत मूवमेंट से, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि खिलाफत मूवमेंट जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ लिंक हो गया। 1920 में एक साथ मिलकर दोनों ने प्रोटेस्ट किया। 1922 में
चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी को सस्पेंड करना पड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या था चोरी चोरा इंसिडेंट, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। 1924 में आपने देखा कि खलीफा एबॉलिश हो गया, ठीक है। जैसा आपने देखा एक नेशनलिस्ट पर्सनैलिटी अतातुर्क ने तुर्की के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर लड़ी और उसके बाद उस वॉर का रिजल्ट क्या रहा, ट्रीटी ऑफ लॉसेने। तो उसमें आपने देखा खलीफा को एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। अब खलीफा के एबॉलिश होने से खिलाफत मूवमेंट का भी इंडिया में डिक्लाइन हो गया, क्योंकि तुर्की ने इटसेल्फ एबॉलिश कर दिया खलीफा को 1924 के अंदर अंडर मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन एंड द लॉस ऑफ पर्पस लेड टू इट्स एंड। तो इंटरनल डिवीजन हो गए और ऑब्वियस है इस मूवमेंट का एंड होना तय था, ठीक है। जब तुर्की में ही खलीफा नहीं रहा तो इंडिया में उसके लिए प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बचा, कोई मकसद नहीं बचा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा किस तरह से इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्या उसके रीज़न रहे, क्या उसकी बैकग्राउंड रही और किस तरह से वो इंडिया में एक टाइम पे ख़त्म हो गया, ठीक है, एबॉलिश हो गया इंडिया में भी और तुर्की में भी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। हमेशा की तरह हम टॉपिक का पहले ओवरव्यू करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए एमसीक्यूज को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर। तो इंडिया में खिलाफत मूवमेंट जो है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शंस आर 1915, 1917, 1919 या फिर 1921। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1919 में, ठीक है। 1919 में इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मेन एम ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज टू। तो यहाँ पे आपको मेन एम बताना है खिलाफत मूवमेंट का। ऑप्शंस आर डिमांड स्वराज फॉर इंडिया, प्रोटेक्ट द खलीफा ऑफ तुर्की, सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा हमने पढ़ा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो सुल्तान था तुर्की का यानी खलीफा जो था उसकी जो एक तो उसकी आन पे बन आई थी, ठीक है, उनकी पावर रिड्यूस की जा रही थी। तो इसी वजह से इंडिया में भी जो था खिलाफत मूवमेंट हुआ था टू प्रोटेक्ट द खलीफा ऑफ तुर्की, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन। तो ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी कब बनी थी, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पे बनी थी, सॉरी आपसे पूछा गया ये किस सिटी में बनी थी। ऑप्शंस आर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या फिर लखनऊ। ये कब बनी थी, बॉम्बे में बनी थी। कहाँ बनी थी, सॉरी ये बॉम्बे में बनी थी और कब बनी थी, 1919 में, ठीक है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस डेटेड 23 नवंबर 1919 दिल्ली के अंदर किसको जो था प्रेसिडेंट बनाया गया था ऑल इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी या फिर हकीम अजमल खान। तो इसमें राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा ऑल इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस, अगर यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का वर्ड यूज हुआ है तो आपका आंसर रहेगा महात्मा गांधी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस की जगह वर्ड यूज होता है कमेटी, ठीक है, तो वहां पे आपका आंसर जो रहेगा वो आप लिख सकते हैं शौकत अली, ठीक है। क्योंकि इनिशियली जब खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ तो वो अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, ऑब्वियस है कि प्रेसिडेंट भी उनमें से ही कोई होता, तो वो थे मौलाना शौकत अली। उस टाइम पे आपका आंसर ये रहेगा, लेकिन अगर वर्ड कॉन्फ्रेंस यूज किया जाएगा तो आपका आंसर रहने वाला है महात्मा गांधी, ठीक है। इस चीज़ को एक बार ध्यान से समझिएगा। और ऑप्शन में महात्मा गांधी रहेगा तो आपने महात्मा गांधी को ही मार्क करना है, ठीक है, जब भी आपसे कॉन्फ्रेंस का पूछा जाएगा। अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं दिखा ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन में, तब आप शौकत अली को मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच टू लीडर्स वर पॉपुलरली नोन एज अली ब्रदर। तो किन दो लीडर्स को पॉपुलरली अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। ये आपके सामने ऑप्शन रहे, ऑप्शंस को एक बार देखिए और राइट आंसर को मार्क करिए। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली, ठीक है। इन दोनों ने ही इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, द खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय। तो दिए गए ऑप्शन में से किसने जो था खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन आर ब्रिटिश गवर्नमेंट, महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग या फिर नन ऑफ दीज। तो मुस्लिम लीग ओनली पूछा है, तो ओनली मुस्लिम लीग ने तो सपोर्ट नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर आएगा महात्मा गांधी, ठीक है। इसको महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है।
आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द खिलाफत मूवमेंट वाज लिंक्ड विद विच मेजर मूवमेंट, विच मेजर इंडियन मूवमेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो खिलाफत मूवमेंट है वो कौन से मेजर इंडियन मूवमेंट के साथ या नेशनल मूवमेंट के साथ लिंक हुआ था। ऑप्शंस आर स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जो कब स्टार्ट हुआ था 1920 में। कब स्टार्ट हुआ था 1920 में। तो यही हमारा जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ट्रीटी कॉज्ड एंगर अमंग द इंडियन मुस्लिम्स एंड लेड टू द खिलाफत मूवमेंट। कौन सी ट्रीटी की वजह से इंडियन मुस्लिम गुस्सा हो गए थे और रिजल्ट क्या रहा था कि इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शंस आर ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ सेवरस या फिर ट्रीटी ऑफ वियना। तो दो ही ट्रीटीज हमने इस टॉपिक में डिस्कस की, एक थी ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस और एक है ट्रीटी ऑफ सेवरस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस जो थी ये साइन हुई थी अलाइन पावर्स और जर्मनी के साथ। किसके साथ साइन की थी उन्होंने, ये जर्मनी के साथ। ट्रीटी ऑफ सेवरस जो है ये ऑटोमन अंपायर के साथ साइन की गई थी, यानी तुर्की के साथ साइन की गई थी। ठीक है, जिससे सुल्तान की पावर को रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी चीज को देख करके इंडियन मुस्लिम भी काफी गुस्सा हो गए थे। ठीक है, ये चीज हमने इन डिटेल पढ़ी थी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द सुल्तान ऑफ तुर्की वॉज ऑल्सो नोन एज दी, सुल्तान ऑफ तुर्की को और कौन से नाम से जाना जाता था, खलीफा या फिर खलीफा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कौन था खलीफा, मैंने आपको समझाया था खलीफा के बारे में, रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम। कौन था, रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हु वॉज दी प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कमेटी का हेड, ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी। पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वहां पे ऑल इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट पूछा गया था, यहाँ पे ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट जो है आपसे पूछा गया है, जो कहाँ कब बनी थी, बॉम्बे में ही बनी थी 1919 में। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, राइट आंसर आपको मार्क करना है। तो राइट आंसर इसमें रहेगा मौलाना शौकत अली। ठीक है, मैंने बताया जब भी क्वेश्चन में कमेटी पूछा गया हो तो शौकत अली मार्क करेंगे, अगर कॉन्फ्रेंस पूछा गया है तो महात्मा गांधी को आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द खिलाफत मूवमेंट एंडेड इन विच ईयर, कौन से ईयर में खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गया था, एंड हो गया था। ऑप्शंस आर 1920, 1922, 1924 या फिर 1926। राइट आंसर रहेगा आपका 1924। क्या रहेगा 1924, जब खिलाफत मूवमेंट एंड हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच इंसिडेंट लेड गांधी टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। क्योंकि आपने देखा बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ काम कर रहे थे, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से इंसिडेंट के बाद गांधी जी को इन दोनों को ही कॉल ऑफ करना पड़ा था। ऑप्शन आर जलियांवाला बाग, चोरी चौरा, दांडी मार्च या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो राइट आंसर हमारा रहेगा चोरी चौरा मूवमेंट। तो चोरी चौरा मूवमेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु एबॉलिश द खलीफा इन तुर्की, तुर्की में खलीफा को किसने एबॉलिश किया था। ऑप्शंस आर मोहम्मद सेकंड, मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, अब्दुल हामिद सेकंड या फिर सुल्तान सुलेमान। तो राइट आंसर है मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क। पढ़ा हमने इसके बारे में, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। विच प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। तो कौन से ऐसे मुस्लिम लीडर थे, प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन आर मौलाना आज़ाद, अली ब्रदर, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर हकीम अजमल खान। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, बिकॉज उनका मानना था कि जो रिलीजन है उसको हमें पॉलिटिक्स के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, उसको उस पर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द मेजर रिजल्ट ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस। तो मेजर रिजल्ट क्या रहा खिलाफत मूवमेंट का और नॉन कॉपरेशन अलायंस का। ऑप्शंस आर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कम्युनल डिवाइड, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ऑप्शन सी ब्रिटिश विक्ट्री या फिर ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है,
तो ये एक मेजर रिजल्ट रहा खिलाफत मूवमेंट का और नॉन कॉपरेशन अलायंस का। तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं इस लेक्चर का, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे स्टार्ट कब हुआ खिलाफत मूवमेंट 1919 में, मेन एम क्या था, प्रोटेक्ट करना ऑटोमन खलीफा को, ठीक है। और ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी कहाँ फॉर्म हुई, बॉम्बे में 1919 में। प्रेसिडेंट कौन रहा कॉन्फ्रेंस का, ऑल इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस का, गांधी जी। और ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट कौन रहा, शौकत अली, ठीक है। और किस मेजर मूवमेंट के साथ इसको लिंक किया गया, वो मेजर मूवमेंट थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और एंड कब हुआ इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट, 1924 में, जब तुर्की में खलीफा ही एबॉलिश हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।